नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच दिसंबर सीटेट 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम लोग टीचिंग सेक्टर से संबंधित सीटेट की एग्ज़ाम पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन वगैरह है उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चंस हैं आपके बीच यहाँ पे देख रहे होंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्ति के विकास के प्रक्रिया में सही है। व्यक्ति के जो विकास है उसके प्रक्रिया में सही है। कहता है विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती नहीं, गलत है। विकास केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता को प्रभावित करता नहीं, गलत है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, सही है ये बात। कहता है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता नहीं, वातावरणीय और आनुवंशिक दोनों पर निर्भर करता है। एक दिशीय नहीं, बहुउद्देशीय है। तो ये बात को याद रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा एक का सी, यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण। विवेचनात्मक चिंतन तो कहता पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। तो इस पर ज़्यादा थिंकिंग लगेगा। ये बात तो बहुत बढ़िया है। कहता भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तो ये रट्टा रट्टी करके तो ये उतना माइंड का उतना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं होगा। 2 से 20 तक पढ़ा, उसमें भी ज़्यादा नहीं लगेगा। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करना, मतलब जो दिया गया कविता उसको सुन करके आप फिर से उसको बोल देना, तो उतना दिमाग इसमें लगेगा नहीं। तो इसका सबसे सटीक जो आंसर होगा 2 का, वो हो जाएगा 1 नंबर। 2 का 1 हो जाएगा। चलिए, अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो समझ लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है विकास का चरणीय सिद्धांत, यानी विकास का जो चरण का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो ध्यान दिया, विकास जो है निरंतर प्रक्रिया है। विकास अनिरंतरता होता नहीं, गलत है। विकास को प्रभावित करने वाला सांस्कृतिक कारक है। सांस्कृतिक कारक और वातावरणीय कारक दोनों है, ठीक है। तो इसका सबसे सटीक जो आंसर है कि विकास जो है वो अनिरंतरता मतलब डिसकंटिन्यूटी के साथ डेवलपमेंट होता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम को जुड़ाव प्रभावित करता है। तो सबसे पहले पारिवारिक समाजीकरण एकदम सही है। समकक्षी संबंधों यह सही है। सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्म सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है 1 नंबर में पारिवारिक समाजीकरण एकदम सही है, ठीक है। पारिवारिक समाजीकरण एकदम सही है। उसके बाद समकक्षी यह सही है। सांस्कृतिक मूल्य यह सही है। और बच्चों का आत्मसम्मान एकदम सही है। तो इसका आंसर जो है मुख्य रूप से जो है 3 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, एक बार देख लीजिए। कहता है निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम का जुड़ाव प्रभावित होता है। तो पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य और बच्चों का आत्मसम्मान। इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए, आगे कहता है 5 नंबर में जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरणों में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मूर्त वाला न पूछ रहा है, तो इसका प्रतीकात्मक खेल होगा। क्या होगा? प्रतीकात्मक खेल हो जाएगा। क्या होगा? प्रतीकात्मक खेल हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अब कहता है आगे कि एक छोटे बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट यही क्वेश्चन किए हैं। कहता है प्रतीकात्मक खेल यानी सिंबॉलिक वाला। तो सिंबॉलिक वाला क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें पर दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण नहीं समझ पाता है और अपनी पकड़ से बाहर की घटना की वजह से आसानी से परेशान हो जाता है। कहता है जीन पियाजे
जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में कौन सा चरण बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो संवेदी गामक ये गलत है, मूर्त संक्रियात्मक ये गलत है, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण यानी कौन सा कैरेक्टर जो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास से सम्मिलित करता है? तो ध्यान दें, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, एकदम सटीक है। नैतिक चिंतन के विकास निरंतरता नहीं, अनियंत्रित होता है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये वातावरण पर निर्भर करता है और आनुवंशिक दोनों पर निर्भर करता है। ये सांस्कृतिक मूल्य पर निर्भर करता है। यह नैतिक विकास सांस्कृतिक मूल्य पर निर्भर करता नहीं। तो इसका सबसे सटीक जो आंसर होगा वो सार्वभौमिक होता है, ठीक है। विकास के चरणों सार्वभौमिक होता है। चलिए अब आगे देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में किसके समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? समीपस्थ विकास क्षेत्र का पालन करना चाहिए। अध्यापन और मूल्यांकन एकदम सटीक है। केवल अध्यापन नहीं, गलत। केवल मूल्यांकन यह गलत है। प्रवाही बौद्धिकता का पहचान ये गलत है। तो इसका आंसर जो है सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापन और मूल्यांकन, ठीक है। अब आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है? एक विशिष्ट कंसेप्ट को यानी क्रिटिकल कंसेप्ट को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों के आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? पार, ठीक है। इसको इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। चलिए अब अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। तो कहता क्या है वो समझ लीजिए। कहता है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता एकदम सही है। कहता है बच्चे भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, यह सही होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। कहता है विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान, एकदम सही है। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना, ये गलत है। इसका आंसर जो है मुख्य रूप से 3 होगा और उसके बाद 3 के बाद 2 1 2 होगा। 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अभिवृत्ति प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार, ठीक है। तो बच्चे के कहता है बच्चे के निर्णय निर्धारण में बच्चे की सहभागिता सही है। भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना है, मतलब भय नहीं होना चाहिए बच्चा को, ठीक है। मार के डर से बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए। और उसके बाद विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान रखना कि बच्चा का जो है व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है उसको ध्यान रखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है एक महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों के बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थित समूहों में पृथक ना करे क्योंकि कहता है यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, नहीं सुविधाजनक है। विद्यार्थियों, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, नहीं सुविधाजनक है। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, करता है, ये भी गलत है। बुद्धि लब्धि कंसेप्ट अस्थाई नहीं है, एकदम सही है। यह बच्चों के चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार है, एकदम सटीक। सबसे आंसर सटीक आंसर ही है। चलिए अब आगे क्या कहता है? हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीति के इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादन करने में मददगार है, सही है। यह समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मदद नहीं, समान को नहीं। यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, नहीं है। उसके बाद जो है यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, तो व्यवहारिक नहीं होगा। तारक विद्यार्थी का बनने में मददगार यह नहीं होगा। और समान बुद्धिकता को बढ़ाने में मददगार यह नहीं है। सबसे सटीक जो आंसर है वो 1 नंबर है, बहुबुद्धिकता। अब आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है 1.5 से 2.5 यानी 1.5 साल से 2.5 साल के उम्र
उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? वचन, वाचन का, वाचन का अधिविस्तारण नहीं, गलत। तार, तार प्रसित वाचन एकदम सही है। नववाद गलत है। बकवाद यहो गलत है। सबसे सटीक आंसर 2 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिला अपने हृदय से सोचती है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है, ध्यान दीजिएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रभावित करता है। यह दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादिता को कि पुरुष दिमाग से सोचते हैं और महिला जो है हृदय से सोचती है। चलिए आगे क्या कहता है। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा? कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। तो कहता है अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल नहीं, स्वयं मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन यह नहीं होगा। उसके बाद जो है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय ये हो सकता है। ठीक है, आगे कहता है विद्यार्थी के पोर्टफोलियो तैयार करना, ये गलत है। ध्यान देगा, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चंस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा, कहता है एक प्रगतिशील कक्षा, तो प्रगतिशील कक्षा में जो है ये अध्यापक, ध्यान देगा, प्रगतिशील कक्षा जो है इसमें कहता है अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल करना, ये सही है। स्व मूल्यांकन समकक्षी ये हो सही है, और विद्यार्थी के पोर्टफोलियो तैयार करना ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इस्तेमाल नहीं होते, नहीं, ध्यान देगा, नहीं होता होगा, तो केवल इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्लियर, चलिए अब आगे देखिएगा, आगे जो हम लोग को देखना है वो क्या देखना है वो समझ लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो समझ लीजिए। 16 नंबर बाबू क्वेश्चन कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूल पाठ्यक्रम में समाहित करने से एक अध्यापक का क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, इक्विटी का बात होना चाहिए। इसका सबसे जो सटीक आंसर है वो 2 होगा, समता वाला तो होगा नहीं। चलिए अब आगे आ जाइए, 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो समझ लीजिए। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह क्या हो सकती है? ध्यान दीजिएगा, गणितीय वाला कह रहा है तो गणितीय वैकल्य हो जाएगा सबसे सटीक आंसर। 17 के गणितीय वैकल्य, गणितीय क्रियाओं को समझने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कहता है एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्नलिखित में कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं होता है? कौन सी रणनीति जो है प्रभावित नहीं होता है? तो कहता है वीडियो चलचित्र के उपदेशों का इस्तेमाल ये प्रभावित करता है। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधि और संकेतों का इस्तेमाल ये प्रभावित करेगा। उसके बाद अगला क्या कहता है? मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण यह करता है। कहता है संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना एकदम सटीक आंसर है। सबसे सटीक आंसर ये होगा निगेटिव का, निगेटिव भाई का आंसर निगेटिव होगा। चलिए अब आगे देखिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुत दूर चले आए। 19 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग डिस्कशन
करेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। कहता है अध्यापक का निपुणता उन्मुख अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। आगे कहता है अधिगम कठिनता अनुभव प्रदान करने के लिए बच्चों को यथासोचित समायोजित करना। और अगला कहता है कि बच्चों की शिक्षा प्रणाली यंत्रवादी पहलुओं की परीक्षण प्रतिरोधी चुनौती का प्रोत्साहित करना। ये गलत हो जाएगा। अधिगम कठिनता अनुभव करने में बच्चों के लिए यथासोचित समायोजन, ये भी गलत है। अध्यापक पर निपुण निगेटिव वर्ड होगा, तो इसके लिए सबसे सटीक जो आंसर होगा 1 हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। कहता कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर दिए जाने चाहिए। विशिष्ट उपलब्ध वर्ग में सम्मेलन, गलत। मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, ये एकदम सटीक आंसर। परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए, अभिसारी नहीं अपसारी होगा, ठीक है। तो सबसे जो सटीक आंसर होगा वो 2 होगा। ओके, अब आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है 21 नंबर क्वेश्चन। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है, तो बच्चों के वार्तालाप द्वारा, एकदम सही है। कहता है अध्यापकों के संवेगों इमोशनल द्वारा, सही है। बच्चों के सकारात्मक, एकदम सही है। बाएं वाला तो होगा नहीं। अनुशासन में तो बच्चा को रखना नहीं है। सबसे सटीक जो आंसर होगा 3 हो जाएगा, यानी 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों के असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। बच्चों के अस्तित्व विद्यार्थी के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु, गलत है। बच्चे इसलिए असफल होते क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते हैं। तो ये आंसर आपका क्या है, लगभग सही है। बच्चे इसलिए असफल होते क्योंकि विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते, गलत है। और बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि की वजह से असफल होते हैं, यह गलत है। मतलब सबसे जो सटीक आंसर बाबू रे है, बच्चे इसलिए असफल होते क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधि का संज्ञान नहीं करते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखिएगा। आगे क्या कहता है, किसी कंसेप्ट के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। उपयुक्त परिभाषा को पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं। बच्चों के जीवन संबंधी सामाजिकरण परिप्रेक्ष्य को जोड़कर, एकदम सटीक आंसर 2 नंबर। आगे पढ़ने की कोई जरूरत, ज्यों कहते हो गलत, निगेटिव। और रट लेना, यह निगेटिव है। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। एक कक्षा में अध्यापक के भय को संभाल नहीं सकता, एकदम गलत है। बच्चों को भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले, एकदम गलत है। असफलता और त्रुटि बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा, एकदम सही है। सबसे सटीक आंसर है 3 नंबर। ओके, चलिए अब आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। कहता क्या है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है, एकदम सही है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, कैसे बढ़ेगा भाई, उसका ध्यान रहेगा प्राइज जीतने पर। बाह्य अभिप्रेरणा छीन होता है, गलत है। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों छीन होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, छिन्न होता है। ओके,
चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में ध्यान देगा, निम्नलिखित में से लक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? सृजनात्मक, प्रतीकात्मक, अनमयता की कमी, अपसारी चिंतन। ध्यान दीजिएगा, अपसारी चिंतन, तो ये तो लगभग लगभग सही है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है, कहता है अभिसारी तो होगा नहीं, चिंतन अपसारी होगा। एहू में अभिसारी दिले है, ए में अपसारी, अपसारी तो सही है, लेकिन क्रियात्मक जड़ता और प्रतीकात्मक अभिज्ञान ये भी निगेटिव है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक के विद्यार्थी की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 27 नंबर क्वेश्चन है, तो कहता है शिक्षक की अपेक्षा बच्चों के सीखने की बेहद बेहद प्रभावित करती है, एकदम सही है। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की सहायता पर काबू रखना नहीं, बच्चों के, ध्यान दिया, बच्चों, शिक्षक को बच्चे के प्रतिस्पर्धा एक दूसरे के बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित नहीं, कंपटीशन तो कराना ही नहीं है। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी को हर हालत में असफलता से बचाने के लिए रणनीति में प्रशिक्षण देना चाहिए नहीं, बच्चा एक्टिव होना चाहिए खुद से। इसका आंसर जो है सटीक क्या हो जाएगा, तो बाबू रे 1 हो जाएगा सबसे सटीक आंसर। क्लियर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है, किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? चलिए तो यहाँ पे ध्यान दिए, कहता है एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, गलत है। आगे क्या कहता है, पुरस्कार एवं सजा, पुरस्कार सजा यह निगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर, हाँ ये सही है। बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके अलग अलग समूह नहीं, अलग अलग तो करना ही नहीं। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती न दे सके, जिससे कोई चुनौती न दे सके? कहता है हाँ, इससे विद्यार्थी के शिक्षा का आज्ञा पालन और आदर करने के मूल्य को सीख मिलती है। भाई गलत है। हाँ, केवल तो निगेटिव वर्ड है, नहीं, विद्यार्थी ऐसे प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिनसे उन्हें कंसेप्टों स्पष्ट में कमी रह जाती है, एकदम सही है। तो ये सबसे सटीक जो आंसर आपको है वो 3 नंबर है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो समझ लीजिए। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? हाँ, बच्चे की त्रुटि तुरंत संशोधित नहीं, बच्चों के अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और बिना गलत होने के भय के। तो ये बात जो है काफ़ी हद तक क्या है, सटीक है। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्ट की कमी को दर्शाते एवं इसकी हमेशा सुधारना चाहिए, तो ये हमेशा सुधारना चाहिए, ये जो है निगेटिव वर्ड है। चलिए अब आगे क्या कहता है वो समझ लीजिए। कहता है बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उत्तर को तुरंत सुधारना चाहिए, नहीं। इसका जो सटीक आंसर है 2 नंबर है, नहीं, बच्चों के अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और बिना गलत होने के भय के, मतलब बिना गलती के भय के होना चाहिए। तो ये आपका CDP का था। तो मैं आशा करता हूं कि ये CDP आपका बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह के वीडियो मैं लाते रहूँगा, और अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं मैथ का क्वेश्चन, सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, उसको 2022 सभी को एक एक करके हम लोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।